हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी पूरे साल का सिलेबस, पूरा सिलेबस हमारा 11th का और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स का एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं अपने बोर्ड्स और अपने स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। आज क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और नाम है उसका सर्कुलर मोशन। ध्यान रखें, सर्कुलर मोशन। आज सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर वेरिएबल्स और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की शुरुआती कुछ बातें डील करेंगे। फिलहाल सर्कुलर मोशन क्या है उससे रूबरू होते हैं। आइए देखें कोई एग्जाम्पल। आपको पता है ये हमारी धरती माता है, तो जो धरती माता है उनके चारों ओर हमारे चंदा मामा है और चंदा मामा जो है वो किसी वेलोसिटी v से अर्थ के चारों तरफ एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक ऐसे पाथ में घूम रहे हैं जो शेप में सर्कल है, तो हम कहेंगे सर्कुलर ऑर्बिट। और जब कोई पार्टिकल जैसे कि मून अर्थ के अराउंड एक ऐसे ऑर्बिट में, ऐसे पाथ में घूमने लग जाए कि हम कहें कि मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है, ऐसा ऑर्बिट, ऐसा पाथ जो परफेक्ट सर्कल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। हमारा मून सर्कुलर मोशन कर रहा है। विशेष ध्यान रखें, इस सर्कुलर मोशन का जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है, वहां पे हमारी धरती माता है। हम कहेंगे एट सेंटर, अर्थ जो है वो सेंटर पर है। यानी कोई भी बॉडी अगर किसी ऐसे ट्रैक में घूम रही है जिस ट्रैक का शेप परफेक्ट सर्कल है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये बच्चा ने एक ब्लॉक को धागे में बांधा हुआ है और वो उसे घुमा रहा है आगे की तरफ। आप देखें एरोज बने हुए हैं वेलोसिटीज के, ताकि आपको पता रहे कि इसके घूमने का क्या डायरेक्शन है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। इस तरह से घुमा रहा है। ये जो इसका हाथ है ये सेंटर है और ये जो धागे की लंबाई है वो इस सर्कल की रेडियस है। क्योंकि लंबाई बढ़ने नहीं वाली और कम भी नहीं होने वाली, तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इस हाथ से घूमता रहेगा और कोई भी ऐसा पाथ जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी बराबर रहती है, हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि वो सर्कल होता है। तो ये जो बॉब है, जिसे हम बॉब कह दें, बॉल कह दें, ये इस हैंड को सेंटर मानते हुए सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन कर रही है। अच्छा, और बताइए, और सुनिए, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, एल लंबाई का धागा है और इसमें आपने एक बॉब बांध रखा है। ठीक है, ये बॉब बांध रखा है ऐसे, इस तरह से ये इधर आ रहा है। इसी v वेलोसिटी से आप देखें ये रहेगा तो एक रेडियस में फिक्स, तो भले ही ये ऑसिलेट करेगा, पेंडुलम करेगा, पूरा सर्कल नहीं करेगा, लेकिन जो भी इसका पाथ है वो एक सर्कल का हिस्सा ही। तो ये पेंडुलम भी, ऑसिलेटिंग पार्टिकल भी सर्कुलर ट्रैक में ही घूम रहा है। हम इसे सर्कुलर मोशन की तरह ही डील करेंगे, ट्रीट करेंगे। फिलहाल जब हमारी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जैसे ये देखिए कोई बॉडी है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो हम यहाँ पर एक बॉडी बना लेते हैं पहले, ये ऐसे। और हम ये बात जानते हैं काइनेमेटिक्स में सीख के आए हैं कि पाथ के अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पाथ पर टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगा। इस तरह से पाथ पे जो टेंजेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जानकारी देगा, इस तरह से। और ये देखते हुए पता चलता है कि पार्टिकल के घूमने का जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरी बात? अब देखो पार्टिकल एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये ट्रांसलेट होकर कहीं दूर तो चला नहीं जाएगा। इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा, चाहे जितनी बार घूम जाए इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। इस वजह से यहाँ पर हम कुछ नई बातें इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको नाम देते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स किस लिए? एंगुलर वेरिएबल्स इसलिए कि आप इसको लीनियर वेरिएबल्स से डील ही नहीं कर सकते। अगर एक पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस भी चल रहा है तो भी आप कहोगे ऑन एन एवरेज इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिसकी वजह से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। पर ये पार्टिकल मोशन में तो है ही, एक चक्कर मारेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, दूसरा चक्कर मारेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, तीसरा चक्कर मारेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो पढ़ोगे क्या? नहीं।
तो इसके चलने को कैसे डिफाइन करें? तो इसके चलने को नहीं, घूमने को डिफाइन करें। घूमने के लिए एंगुलर वेरिएबल्स, कुछ नए तरह के वेरिएबल्स आएंगे जिनसे हमें डील करना पड़ेगा, उनको देखेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताता हूँ, जेईई में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका, तो वो आपको बताता हूँ। एक बहुत दूर कोई रास्ता है, वहां पर कोई पेड़ है, उसके पैरेलल एक ट्रैक है, यही बना देते हैं, और यहां पर एक ट्रेन जा रही है, ठीक। और आपके ट्रैक के बगल में एक और स्ट्राइप है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई खंबा लगा हुआ है, पोल कह सकते हैं। आपकी गाड़ी v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये पोल ग्राउंड पर रुका हुआ है और ये पेड़ भी ग्राउंड पे रुका हुआ है। जब आप इसे देखोगे, इस पोल को, पास वाले को, तो पास वाले पोल को देखने के लिए आपको सर बहुत तेज घुमाना पड़ेगा, जबकि पोल को देखने के लिए, सॉरी, पेड़ को देखने के लिए आपको मुंह नहीं घुमाना पड़ेगा। सोचो कोई चीज पास में, जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, बगल वाला खंबा ऐसे तेजी से घूम के जाता है क्योंकि जल्दी से पीछे चला जाता है, पर अगर दूर वाले खंबे उसको देखो, पेड़ को, तो वो बहुत धीमे 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 पीछे जाता है। इसको रिलेटिव मोशन से सोचना जरा एक बार, ठीक। रिलेटिव मोशन से कैसे सोचोगे समझना। अगर तुम्हारी कार है और वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, यहाँ पर एक बॉल है a, यहाँ पर कोई पार्टिकल है b, मैं कहूँगा अगर इसकी रिस्पेक्ट में चीजें ऑब्जर्व करो, ग्राउंड से ना करो, तो इसकी वेलोसिटी 0 कर दो, बाकी दुनिया को ऑपोजिट करके दे दो। तो आपको ऐसा लगता है a की वेलोसिटी भी उतनी है और b की भी उतनी है, पर जरा पिछले केस में आओ, तुम्हें पता है कि पास वाला पोल बहुत तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है और दूर वाला खंबा बहुत धीमे धीमे जाता दिखाई देता है, वो जो पेड़ है। कॉमन सेंस है कि अगर मैं इस ट्रेन की रिस्पेक्ट में सोच रहा हूँ, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी भी v और इसकी वेलोसिटी भी v, तो ये तो बराबर दिखाई देने चाहिए, पर वो बराबर दिखाई नहीं देते। जरूरी है कि ऐसे समय पे लीनियर वेरिएबल से चीजों को कंपेयर या फिजिक्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश ना की जाए। यहाँ पर नए तरह के वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जिन्हें हम एंगुलर वेरिएबल्स कहते हैं। खास तौर पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल तब होता है जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपने ऑब्जर्वेशन फ्रेम को रोटेट करना पड़े, यानी अपनी मुंडी घुमानी पड़े। जब भी कभी आप अपने सर को घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे एंगुलर वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा और सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे। फिलहाल यहीं से काम करते हैं। देखो आपके पास मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में कोई सेंटर है और इस सेंटर के बाद इस ट्रैक की कोई ना कोई रेडियस है, तो हम ऐसे रेडियस बना लेते हैं इस तरह से और कहते हैं कि रेडियस है, ठीक है, अच्छी बात है, रेडियस बना ली। कोई बेस लाइन ड्रॉ कर लो, तो हमने कहा चलो ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन का मतलब ये कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है। अगर मैं इस पार्टिकल पर कोई बढ़िया सी टेंजेंट बना लूँ, तो ये टेंजेंट जो है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानकारी देगा। कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, मैं इसको पोजीशन 1 बोलता हूँ, इसको पोजीशन 2 बोलता हूँ। तो जरा सेकंड पोजीशन के बारे में बात करो, कहाँ है वो? यहाँ। हमारी बेस लाइन से हमारा पार्टिकल कितना घूम गया? तो हम कहेंगे ये घूम गया थीटा। कितना घूम गया? थीटा। तो फिर मैं कहूँगा एंगल रोटेटेड, ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कितना मेरा पार्टिकल एंगल सबटेंड कर गया, कितना एंगल घूम गया किसी सर्कुलर ट्रैक में, वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगल की अगर हम बातें करें तो एंगल की SI यूनिट बेटा रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी बेटा वो रेडियन रहेगी। अच्छा, रेडियन कब इस्तेमाल होती है वो भी ध्यान रखना। जब भी कभी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तब हम लोग हमेशा थीटा की यूनिट जो होती है वो रेडियन में लिया करते हैं, अन्यथा हम डिग्री में भी ले सकते हैं, पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए दिमाग में रखना। अच्छा, अब देखो बस, देखो बच्चा, ये जो हमारी आर्क लेंथ है इसे हम जानबूझ के S बोल रहे हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है, और जितना डिस्टेंस चला या जो एंगल सबटेंड किया ये है, तो एक ही बात है, यानी एक ही समय में हो रही है। तो हम अगर कहें कि लीनियर स्पीड क्या है पार्टिकल की, तो लीनियर स्पीड का मतलब होगा, एवरेज की बातें हो रही हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और मैं अगर ये कहूं कि एंगुलर स्पीड क्या है,
तुम तुरंत समझ जाओगे कि सर एंगुलर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया। जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बन गया बेटा आपका रेडियन पर सेकंड। ये हो गया क्लियर है मेरी बात? ठीक है, क्लियर है। जरा s अपॉन t के बारे में चर्चा करते हैं। s के बारे में बात करो, कौन है ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, हम कहेंगे हाँ, और डिस्टेंस सही है, लेकिन ये तो सर्कल पे चलने वाली आर्क लेंथ के बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी बात सही है। तो क्यों ना इस आर्क लेंथ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी जाए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल। मेरी रेडियस कितनी है सर्कल की? r। मैंने कितना एंगल सबटेंड किया इस आर्क के लिए? थीटा। तो ये s की वैल्यू हो गई बेटा r इनटू थीटा। तो चलो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड की बातें करें तो वो है s अपॉन t। जस्ट s की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो s का मतलब होगा r इनटू थीटा होल डिवाइडेड बाय t। यहाँ से r अलग होता है, थीटा बाय t अलग होता है, और थीटा बाय t तो अभी हम देख कर आ रहे हैं कि तो एंगुलर स्पीड है, तो हम लिखेंगे r इनटू ओमेगा। तो v इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। ये क्या हुआ? v और r का बेटे रिलेशन भी आ गया। ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, ये रिलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का है। ये जो एंगुलर स्पीड हम लिख रहे हैं, इसका सिंबल ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ओमेगा। और रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट्स होती है। फिलहाल तीसरी बात करते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि फाइनल ओमेगा कुछ हो गई और इनिशियल ओमेगा कुछ थी, मतलब ओमेगा बढ़ रही है तो मतलब स्पीड बढ़ रही है, हाँ मतलब एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो वही डेफिनेशन बेटा एंगुलर स्पीड में भी आ जाएगी कि एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिट्स बनाओगे तो बेटा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। ये आपकी आ जाएगी बेटा SI यूनिट, दिमाग में रखेंगे, काम आएगी। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, आपको बताता हूँ कौन कौन से अभी हम लोगों ने पढ़े। एक पढ़ा बेटा थीटा, एक पढ़ा बेटा ओमेगा, एक पढ़ा अल्फा। और थीटा था s के रिस्पेक्ट में, ओमेगा था v के रिस्पेक्ट में, और अल्फा था a के रिस्पेक्ट में। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट का है, सर्कुलर में थीटा का है। जो काम ट्रांसलेशन में v का है, वो काम सर्कुलर में ओमेगा का है। जो काम ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन का है, वो काम सर्कल में अल्फा का है। और टाइम तो दोनों में ही कॉमन। मैंने आपको इन दोनों का रिलेशन भी बता दिया। रिलेशन ये बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, आर्क लेंथ है, वो r टाइम्स थीटा के बराबर है। ये पहला रिलेशन मैंने लिखा था। उसके बाद हमने लिखा जो स्पीड है लीनियर वाली, वो r टाइम्स ओमेगा के बराबर है। इसी प्रकार से जो एक्सेलरेशन लीनियर वाला है, वो r टाइम्स अल्फा के बराबर है। और ये बातें आपके दिमाग में सेटल्ड रहनी चाहिए। तीन फॉर्मूला है, तीनों रिलेशंस आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। क्या मतलब है इन बातों का? ओमेगा से क्या सीखते हैं? ओमेगा से कुछ खास नहीं सीखते, बस इतना सीखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ओमेगा दी गई है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इसकी घूमने की रफ्तार बढ़ेगी। घूमने की रफ्तार बढ़ेगी तो जितना टाइम इसे एक सर्कल कंप्लीट करने में लग रहा है, वो घटता चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो हम एक नई चीज निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड? एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस 2πr है और नीचे स्पीड भी दे रखी है, तो कोई बुराई वाली बात भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बहुत गौर से देखिए बेटा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πr होल डिवाइडेड बाय v। इसी को देखना मेरे बच्चे कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि v ऊपर गया, r नीचे आया, और इसकी वैल्यू बन गई बेटा 2π/t। आप जरा रिलेशन याद करिए सेकंड वाला, v इक्वल टू r ओमेगा का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं v इक्वल टू r ओमेगा, तो v अपॉन r इज ओमेगा। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये बेसिकली ओमेगा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? ओमेगा लिखा है। अगर ये चीज बेटा ओमेगा लिखी है, इसका मतलब ओमेगा का सीधा फॉर्मूला बन गया 2π होल डिवाइडेड बाय t।
और अगर ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओमेगा के साथ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन आ गया। ये बहुत काम का रिलेशन है, इसे आपको भूलना नहीं है और ये पूछा खूब जाता है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल ऐसा। चलो छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे तुमसे ये कहेगा कि सर्कल दे देगा, सर्कल की रेडियस दे देगा और रेडियस r है ऐसा मान लेते हैं, और फिर इसे घुमाया जा रहा है 20 रेडियंस पर सेकेंड से, और जो इसकी रेडियस है वो दे रखी है 2 मीटर। ठीक, और फिर ये कहेगा कि फाइंड लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड नहीं, लीनियर स्पीड। तो हम कहेंगे लीनियर स्पीड का मतलब तो ये तुमसे v पूछना चाहता है, और अगर ये तुमसे बेटा v पूछना चाहता है तो v का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे r ओमेगा। रेडियस 2 मीटर है और ओमेगा की वैल्यू 20 है, तो शायद लीनियर स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की आ रही है। इस तरह से हम लोग सिंपल फार्मूला लगा के इस तरह से हल कर सकते हैं। चलो दो सवालों को कंपेयर करते हैं। ये पहला पार्टिकल, ये पहला सर्कल है, 1 मीटर का रेडियस है। ये दूसरा सर्कल है बेटा 2 मीटर का रेडियस। मैंने यहाँ पे पार्टिकल को घुमा रखा है, तो बेसिकली वो इस तरह से घूम रहा है। समझे मेरी बात? बिल्कुल हाँ। इसका ओमेगा 20 रेडियंस पर सेकेंड का है और इसका ओमेगा मुझे नहीं पता है। ठीक, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की स्पीड बराबर है। फाइंड ओमेगा फॉर विच बोथ हैव सेम लीनियर स्पीड। आपको बताना है कि क्या होनी चाहिए ओमेगा ताकि दोनों की लीनियर स्पीड सेम रहे। दोनों की लीनियर स्पीड सेम करने के लिए सिंपल लॉजिक काम करेगा कि आप इस v और इस v को बराबर लिख लीजिए, तो आप कहेंगे v इक्वल टू v। इस v का फॉर्मूला होगा r ओमेगा और इस वाले v का फॉर्मूला भी होगा r ओमेगा। बस होगा इतना कि ये पहले वाले का रेडियस पहले वाले का ओमेगा, दूसरे वाले का रेडियस दूसरे वाले का ओमेगा। पहले वाले की रेडियस 1 मीटर की है, ओमेगा बेटा 20। दूसरे वाले की रेडियस देखो तो 2 मीटर की है, ओमेगा की वैल्यू मालूम नहीं है। अब यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियंस पर सेकेंड निकल कर आती है। देखने में बहुत लल्लू सवाल लग रहा होगा, पर यकीन मानिए जब आपका स्कूल एग्जाम होगा तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पेपर में आते हैं। क्योंकि आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगाते हैं, इस वजह से आप पेपर में गलत भी करके आते हैं। तो एक बार देख लेना जो है वो हमेशा समझदारी है। हालांकि बहुत लल्लू प्रॉब्लम्स है, लेकिन देखना समझदारी है। तो देखें इसे। अब बात आती है कि सर्कुलर मोशन में क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या सर्कुलर मोशन का सीन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है या कैसा है। तो इसके दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, बड़े क्यूट से क्लासिफिकेशन है सर्कुलर मोशन के, और वो दिमाग में रखने हैं। दो क्लासिफिकेशन में पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन सा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखें दो तरह के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। इसमें कुछ बातें दिमाग में एकदम सेटल रखनी कि जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कान में आवाज आए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम है, तो इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। और पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओमेगा कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा मैंने स्पीड का मतलब बोला हुआ है कि उसका ये लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए मैंने स्पीड के आगे मॉड लगा दिया है, यानी मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट। और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आए तो वो कह देगा कि स्पीड इज वेरिएबल। कैसा है भैया ये स्पीड? स्पीड इज वेरिएबल, मतलब स्पीड ही बदल रही है, धीमे हो रहा है, तेज हो रहा है, धीमे घूम रहा है, तेज घूम रहा है। तो इसका एक दूसरा आउटकम आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओमेगा इज वेरिएबल, ओमेगा सेम नहीं है। इस तरह से आप विचार कर सकते हैं, ओमेगा वेरिएबल, ठीक है ना, ये चीज। अब यहां पर आता है कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसे हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन माने या ना माने। तो चलो देखते हैं। हमारा कोर्स जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आगे पीछे ही डील करता है, नॉन यूनिफॉर्म हमारे कोर्स में नहीं है।
इसलिए मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही ज़्यादा जानकारी दूंगा। मज़ा तो नॉन यूनिफॉर्म में ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं यूसीएम और हमें यही पढ़ना है, तो यूसीएम करते हैं। देखना बच्चा बहुत गौर से। यूसीएम की खास बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि यूसीएम इज एक्सेलरेटेड, ये स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो जवाब है कि हाँ ट्रू, एक्सेलरेटेड है और उसके बाद भी स्पीड नहीं बदल रही है, तो जवाब है हाँ एक्सेलरेटेड है पर स्पीड नहीं बदल रही है। कैसे नहीं बदल रही है वो समझना, देखो, और कैसे एक्सेलरेशन है वो समझना। ये पार्टिकल है, कहीं घूम रहा है, मान लो पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमने कहा यहाँ पे कुछ उसकी स्पीड v थी, यहाँ पर भी कुछ स्पीड v है, यहाँ पर भी उसकी कुछ स्पीड v है और यहाँ पर भी उसकी कुछ स्पीड v है। यहाँ तक तो सबको जचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखिए बहुत गौर से तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड ऊपर और यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पर नीचे और यहाँ पर राइट में, और अगर सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट बना दें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली बदल रही है। यहीं से फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन चालू होता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। लगातार ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। तुम एक बात को बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मेरे हिसाब से तुम पहले भी सुन चुके हो कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दो बातें होती हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी हम कहेंगे कि वेक्टर बदल गया, और सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए तो भी हम कहेंगे कि वेक्टर बदल गया, और दोनों बदल जाए तो ईश्वर की कृपा, फिर तो है ही सही। यहाँ भले ही ये स्पीड का यानी जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड हम यूसीएम के अंदर फिक्स कर दे रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली बदल रही है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मेरे बच्चे दो बातें होती थी। अगर हम यहाँ पे लिखें वेक्टर हैज, तो तुम कहोगे टू थिंग्स, एक है उसकी डायरेक्शन और दूसरा है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो बातें हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे लिए मैग्नीट्यूड जो है यूसीएम के अंदर कांस्टेंट हो चुका है, हम कहेंगे हाँ। डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो हम कहेंगे हाँ डायरेक्शन बदल रही है। अगर किसी एक के चेंज में भी टिक लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा। और वेक्टर का चेंज होना मतलब वेक्टर का वेरिएबल हो जाना। इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो आउटकम हमने यहां से निकाला बेटा वो ये निकाला कि यूसीएम हो और चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि डायरेक्शन तो फिर बदलेगी ना, घूम तो सर्कल में ही रहा है, तो किसी भी प्रकार के सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, डायरेक्शन बदल रही है ना, इसका मतलब ये वेरिएबल है। और जब भी कभी वेरिएबल वेलोसिटी है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज भी निकाला जा सकता है, जवाब है हाँ। और जब भी कभी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स तुरंत हाथ उठा के कहेगी कि ये तो एक्सेलरेशन होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो घूम फिर के ये आगे अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, परंतु डायरेक्शन लगातार बदलेगी, उस वजह से वेक्टर बदलेगा, वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, और वेलोसिटी के वेरिएबल होने से हाँ यूसीएम एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो यूसीएम इज एक्सेलरेटेड, ये थोड़ी सी बात है। तो यूसीएम का एक्सेलरेशन है तो बड़ा अच्छा है, चलो यूसीएम को एक्सेलरेट कर लें तो कोई बुराई नहीं। अब बात आती है कि यूसीएम का एक्चुअली एक्सेलरेशन है कहाँ। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको एक डायग्राम बनाया दिखाता हूँ, ठीक। ध्यान देना मेरे बच्चे, वेलोसिटी ऐसे और इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। कब ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ना बदले? तो दो केसेस आपने पढ़े, एक बहुत स्पेशल केस पढ़ा है, वेक्टर में बताता हूं। अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिए, वेक्टर पढ़ा है तो आपको आता ही होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो, हम बोल देते हैं वेक्टर ए और इधर बोल देते हैं वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो तो ए वेक्टर की वजह से बी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ए और बी दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पर अलाइंड है, तो ए की वजह से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए का कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट cos 90 0 हो जाता है, तो अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं मिलने वाला।
अच्छा, अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि ए की वजह से बी का कोई चेंज नहीं। तो मान लो कि ये एक्सेलरेशन होता, मान लो कि ये वेलोसिटी होती, तो फिर ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ऐसे केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, यानी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। अब आपको दिखाई देता है कि देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑलवेज टू द वेलोसिटी, और उसके बाद जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मेरे बच्चे इधर हो जाएगी और एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगी, एक्सेलरेशन इधर रहेगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा। एंड यू सी ये जो डायरेक्शंस मैं टेंजेंट बना रहा हूँ दीज आर वेलोसिटी डायरेक्शंस, और जो मैं रेडियल डायरेक्शंस बना रहा हूँ ये एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन। अच्छा, ये आपने अंदर अंदर क्यों बना दी? अरे कॉमन सेंस है यार, वेलोसिटी है टेंजेंट, तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? वो होती है रेडियस, तो रेडियस हो गई, यानी कि हमेशा सेंटर से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा। ये जो एक्सेलरेशन है जो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल रहा है पर मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा, इस वजह से ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम पा रहा है और वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है। इस तरह के एक्सेलरेशन को नाम दिया जाता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल समझ आया होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज काम करता है। कैसा काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज काम करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत गौर से देखने वाली, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको मैं AC लिख के आपको दिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटे v²/r या ω²r, ये फॉर्मूला होता है। कहां से आता है अभी उसको भूल जाते हैं, इसकी पूरी डेरिवेशन है, अगर आप चाहें तो HCV का रेफरेंस लें, HCV में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, अच्छी किताबों में और भी दिया होता है। इफ यू विश तो मैं करा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इसको मानकर चलें। अब देखिए बेटा, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी रेडियस फिक्स है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ रेडियस तो फिक्स है। जो मोशन हम मान रहे हैं क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है। तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो भी फिक्स है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ फिक्स है और कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो लॉजिकली ऐसा हुआ कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, लेकिन क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो जवाब है नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो भी वेरिएबल है। अब कोई बच्चा कहेगा अरे ये वेरिएबल कैसे हो गया, अभी तो v²/r फिक्स किया आपने। नहीं, गौर से देखो, अभी ऊपर के केस में एक्सेलरेशन नीचे, यहाँ आते आते ऐसे हो गया, यहाँ ऊपर हो गया, इधर हो गया राइट। क्या आपको डायरेक्शन बदलती दिखाई नहीं दे रही है? लगातार इस एरो की डायरेक्शन बदल रही है, पहले नीचे है, थोड़ी देर बाद ऊपर है, डायरेक्शन 180 डिग्री से इन्वर्ट हो गई। अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेक्टर बदल जाएगा, यानी कि ना सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है, जबकि वो एक्सेलरेशन खुद भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हाँ, ये सत्य बात है कि हमारे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने लिखा उसमें ये बात लिख लेना बहुत अच्छा है कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। कैसे काम करता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। आई होप ये बात बहुत सेटल्ड तरीके से आ गई होगी। यानी अब जो हम यूसीएम पढ़ने वाले हैं उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से ही इसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा और पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। अब पढ़ेंगे इसकी काइनेमेटिक्स। इसकी काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे वो बताता हूं। पार्टिकल को कितनी स्पीड दी, क्या ओमेगा दी, कितने देर में वो कितने चक्कर कर लेगा, 60 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगेगा, अगर पार्टिकल की रेडियस डबल कर दी जाए तो ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किया था। एग्जैक्टली वही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कैलकुलस मेथड पे आ जाओ। तुमको पता है कि ओमेगा जो है वो θ/t। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इंस्टेंटेनियस ओमेगा की बात करूं तो तुम कहोगे कि dθ/dt होगा, वही डेल्टा फिर डेल्टा t टेंडिंग टू 0, वो सब लिमिट की कंडीशन लगाने के बाद। एक काम करो, dθ =
ओमेगा इंस्टेंटेनियस इंटू dt कर दो। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि ओमेगा हमारे यूसीएम के लिए कांस्टेंट है, विशेष ध्यान रखना, ओमेगा हमारे यूसीएम के लिए कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट फॉर यूसीएम। अब मैं चाहूं तो इंटीग्रेट कर दूं। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी। आप देखें कि चीजें एवरेज फॉर्म में और इंस्टेंटेनियस फॉर्म में दोनों में एक्यूरेट हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखती हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई भी करती हैं। तो जब भी जरूरत हो, अगर फंक्शन दे रखा है तो आप इस तरह से काम करेंगे, और फंक्शन ना देके डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो आप ऐसे काम करेंगे। छोटा सा सवाल आपको बताता हूँ। देखो, जैसे थीटा दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है टाइम का फंक्शन 2t² + 1 और कह रहा है कि पता करो ओमेगा एट 4 सेकेंड्स क्या होने वाला है। ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, प्रोवाइडेड है थीटा आपको, लेकिन आपसे ओमेगा पूछ रहा है। तो दिमाग में तुरंत आएगा बेटा आपके कि ओमेगा का मतलब तो होता था d∅dt, और क्योंकि वो एट की बातें पूछ रहा है मतलब इंस्टेंटेनियस है, और हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फॉर्म। तो हम लिखते हैं बेटा d/dt और थीटा की जगह पे बेटा पूरी वैल्यू लिख देंगे, हम लिखेंगे 2t² + 1। अब आप इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिखेंगे d/dt of 2t² + d/dt of 1। ये d/dt of 1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। आप ओमेगा पर जरा गौर करिए, तो लिखा हुआ है d/dt of 2t², 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, तो हम लिखेंगे d/dt of t²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर में कमी हो जाएगी, nx⁴ ये बेसिकली बना 4t, ये ओमेगा है। आपको कह रहा है कि ओमेगा कितने सेकंड पे निकालनी है, 4 सेकंड पे, यानी जहां जहां टाइम दिया है वहां पे आप 4 सेकंड डाल दीजिए। आपके पास आंसर 16 रेडियंस पर सेकंड है। मैंने 4 स्टेप जबरदस्ती लिखे इसलिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन का एक एक स्टेप पता चले, वरना जिसको आता है उसके लिए एक ही काफी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करा देता हूं। देखो, जैसे ये कहेगा कि थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो लिखी है 2t² + 4t, ऐसा बोल देते हैं, और कहेगा कि ओमेगा पता करो एट 4 सेकेंड्स, और फिर ये कहेगा ओमेगा पता करो इन 2 सेकेंड्स। ये दो पार्ट है, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, कुछ गिवन है और कुछ निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, हमें डिफरेंशिएशन से निकालना है, हम काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं, पुराने लेक्चर्स में खूब किया है। और इन का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू निकालना, फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, टाइम से डिवाइड करो, ओमेगा आएगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करके आए हैं, तो हम ए पार्ट की चर्चा करते हैं। ए पार्ट को बेटा गौर से देखो, तुमसे कह रहा है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो सबसे पहले फंक्शन बना लो। फंक्शन का मतलब होता है dθ/dt। अब dθ/dt को देखेंगे तो आप लिखेंगे d/dt। अब आपको थीटा की पूरी वैल्यू डाल देनी है। थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो लिखिए 2t² + बेटा 4t। अब आप इसको डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, तो आप लिखेंगे d/dt of 2t² + d/dt of 4t। अब बेटा इसको 2 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है, तो d/dt of t²। 4 को बाहर कर लीजिए, d/dt of t, ऐसा आ गया। अब आप देखिए पहला वाला जो टर्म है वो डिफरेंशिएशन में कैसा जाएगा, तो 2 × 2 क्योंकि पावर बाहर आ जाएगी और t की पावर में एक कमी आ जाएगी, nx⁴ वाला फॉर्मूला, और dt का 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर 1 है, तो बेसिकली 4 ही बचेगा। हमारे पास आंसर आ रहा है 4t + 4। ये है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ये बना हमारे पास फंक्शन, लेकिन हमसे पूछा गया है 4 सेकंड पे, यानी ओमेगा एट 4 सेकंड्स का मतलब है जहां जहां लिखा है टाइम वहां वहां आपको डालना है 4, और ये हो गया 4 × 16 + 4 यानी कि 20 रेडियंस पर सेकंड। ये रहा हमारा 4 सेकंड्स पर ओमेगा, एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बेटा आपके लिए हम ट्राई करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट का मतलब है इन, और जब भी कभी आपसे बोला जाए इन के बारे में तो आप चर्चा कर रहे हो बेटा एवरेज की। एवरेज ओमेगा कैसे निकाली जाती है, तो आप देखिए एवरेज ओमेगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 0 सेकंड्स पे ओमेगा निकालें, फिर कितने सेकंड पे पूछिए, 2 सेकंड पे, तो 2 पे ओमेगा निकालें। आप देखें थीटा का जो फंक्शन है, ओमेगा बोल दिया गलती से, थीटा निकालना है, थीटा 0 सेकंड पे, और थीटा जो है वो हमें निकालना है 2 सेकंड। ये दो चीजें करनी होती है। तो थीटा का फंक्शन देखो क्या लिखा है, लिखा है 2t² + 4t।
अब मैं आपसे कहूं कि 0 सेकंड का मतलब क्या है कि जहां जहां लिखा है t वहां वहां डालो 0 तो मतलब आया 0। उसके बाद 2 सेकंड्स पे निकालना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। आप देखोगे तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, अरे ये तो 8 प्लस 8 हो गया, यानी ये तो 16 हो गया। तो आपके पास फाइनल जो एंगल है वो 16 रेडियंस का है, इनिशियल एंगल जो है वो 0 रेडियंस का है। और अगर आप एवरेज ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन जो है बेटा वो 16 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, समय आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लिया हुआ है, तो 16/2 यानी काटो पीटोगे तो 8 रेडियंस पर सेकंड का एवरेज ओमेगा आपके लिए निकल कर आने वाला है। बहुत गौर से देखिए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट बोलेगा तो आपको तुरंत डिफरेंशिएशन पकड़ना है, और जब वो इन बोलेगा तो आपको एवरेज पकड़ना है, मतलब थीटा की 0 पे वैल्यू, थीटा की जिस टाइम पर पूछी उस पे वैल्यू माइनस करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस एवरेज वैल्यूज निकाला करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स है, मैंने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है। काइनेमेटिक्स कैसे होगी, वही पुराना काइनेमेटिक्स जो 1D में पढ़ा था वो यहाँ इन्वॉल्व कर दिया है। इसके बाद इसको हम बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर डायनामिक्स में आएंगे। तो एक लेक्चर में काइनेमेटिक्स पे अभी इसका और डिटेल मिलेंगे, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज की कहानी को यहाँ पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं आज की कहानी को। तो देखिए बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमारी आखिरी स्लाइड आ गई, बस हमें फॉलो करते रहिए ताकि आप जितने भी वीडियोस हमारे देखेंगे आपके 11th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाएंगी और आपको बहुत फायदा होगा। आरटी अकेडमी पर मिल रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में काइनेमेटिक्स के एक्सप्लोर्ड लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू।